नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 के सेट 3 का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, उसके सभी पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाले क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर वो पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर हम आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो सारी वीडियो 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में हमने 1 से 4 तक किया था और दूसरे पार्ट में 5 से लेकर लास्ट तक 9th वाले क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है का वाला। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए। इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मान लीजिए जैसे कोई कुंडली है, हमारे पास एक कोई क्वाइल है, ऐसा भी आप गोल मान लीजिए, आयताकार मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए। इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। इसका क्षेत्रफल किधर है? मान लीजिए बाहर इधर की तरफ क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र अगर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ है, इसको हम दो तरीके से देंगे। कुल मिला के हमें ये चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी कुंडली के क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 अंश हो तो उसे हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या फिर कुछ जगह पर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जो क्षेत्रफल का तल है, किसी कुंडली के क्षेत्रफल तल, यही तल हो गया, तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 0 डिग्री का कोण हो, यही तल हो गया और यही चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनके बीच में दोनों में कितना कोण है? 0 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 अंश का कोण है। क्षेत्रफल तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 0 डिग्री है। ठीक है, यही तल हो गया, यही चुंबकीय क्षेत्र। क्षेत्रफल सदिश इधर है बाहर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया। दोनों में जो है अगर समांतर है, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं पे कि अगर क्षेत्रफल का तल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समांतर हैं एक दूसरे को, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें जरूरत पड़ेगी हमें, जलकुंडली धारामापी में जरूरत पड़ेगी, तो अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का अपने डिफिनेशन लिख दीजिए, चाहे तो ये फिगर भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं फिगर बनाना। अब जो है हम समझते हैं इसको। चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है? सबसे पहले काम क्या करता है ये समझते हैं। ये किस काम में आता है? बहुत छोटी धारा को मापने के, या फिर ऐसे बोलते हैं धारा संसूचक, करंट डिटेक्ट करने के काम आता है। धारा सूचक बोल दें, संसूचक या सूचक जो भी लिखना हो आपको। धारा सूचक यानी कि बहुत छोटी धारा को मापने में, छोटी धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है मिली एम्पियर में। जैसे कहीं पे अगर हमें पता करना है कि कोई बड़ी धारा को एम्पियर में 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे नहीं नाप पाएगा, ये बस बता सकता है कहीं पे करंट है या नहीं है। ठीक है, मिली एम्पियर में बहुत छोटा करंट लैब में हम लोग यूज करते हैं। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिद्धांत इसे हम कहते हैं। सिद्धांत क्या हो? सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम मूविंग एक कॉइल रखते हैं, करंट कैरिंग कॉइल, धारावाही कुंडली, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण काम करता है। उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। लिखना हो आप लिख लो। जब किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली, धारावाही करंट जरूरी है उसमें, धारावाही कुंडली रखते हैं तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण कार्य करता है। तो उस पर ये आघूर्ण कार्य करता है, ये आघूर्ण कार्य करता है और वो घूमता भी है। इसके इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा चुंबकीय आघूर्ण, तो ये फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। चुंबकीय आघूर्ण पढ़ के तब इसको देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आया तो मैं कराऊंगा ही, अभी तो नहीं आया है दो तीसरे सेट तक। तो टाउ बराबर क्या होता है? आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, NIAB साइन थीटा।
NIAB sin थीटा, जहाँ पे n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, सारी चीजें बता दे रहा हूँ, फेरों की संख्या है। I क्या है, एक कुंडली में धारा है, या फिर ऐसे लिख दें अलग से, टाउ तो चुंबकीय आघूर्ण हो गया, n क्या है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, n जहाँ पे है फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है। I क्या है, एक कुंडली में धारा है, एक कुंडली में धारा है। A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। B है चुंबकीय क्षेत्र, B चुंबकीय क्षेत्र है। और थीटा क्या है, थीटा जो कोण है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर, और इसके बीच में बी के बीच में, ए और बी के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो अगर हम किसी कुंडली को, धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण काम करता है। कितना आघूर्ण लगता है, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आता है, जब आएगा तो कराएंगे। अब धारावाही कुंडली होती है कैसे है, सिद्धांत तो हमें पता चल गया कि चुंबकीय आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका फिगर बना लेते हैं। तो इसमें एक दो चुंबक होते हैं, बेलनाकार चुंबक होते हैं। फिगर यहीं पे बना दें, चलिए ठीक है, बना के समझे। एक नॉर्थ पोल होता है और एक इधर होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है, एक नर्म लोहे की क्रोड बेलनाकार ही होती है, ऐसे रखी होती है। ऊपर वाला व्यू बना रहा हूं मैं, ऐसे समझ लीजिए पूरा एक सिलेंडर है, पाइप नर्म लोहे की, और इस पर जो है तार लपेटे गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक तार आता है, तो कुछ टर्मिनल वगैरह बना देते हैं, यहाँ से एक तार जुड़ा होगा और यहाँ से नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है, T1। फिर दूसरा टर्मिनल बना देते हैं T2, थोड़ा सा बड़ा बना दें इसको। ये हो गई हमारी नर्म लोहे की क्रोड। इसी के ऊपर ध्यान से देखिए, ये ऐसे मान लो जो है, मान लीजिए है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे तार लपेटा गया है, ये ऊपर वाला पार्ट में दिख रहा है बस ऐसे। ठीक है, एन फेरे हैं इसमें, हो गया फाइन यार। अब ये काम कैसे करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पता है उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ध्रुव से निकलती हैं, ऐसे ऐसे निकलेंगी, ध्रुव में जाएंगे। फिर सिलिंड्रिकल क्यों लिया गया है, नर्म लोहे की क्रोड क्यों लिए, ये इसको बोलते हैं नर्म लोहे की क्रोड। ठीक है, और इसको विद्युत रोधी, मतलब इनके ऊपर विद्युत रोधी कुछ अलग पदार्थ जुड़ा होता है, लपेट कर तार होते हैं, तांबे के तार हो जाते हैं, चालक तार हो गया ऐसे बोल दो, चालक तार इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ये टर्मिनल T1 है और ये टर्मिनल 2। जिस धारा को हमें मापना होता है, जहां पे हमें धारा चेक करनी होती है, यहाँ पे धारा है भी या नहीं है कि नहीं, तो हम इन दोनों टर्मिनल को वहां पे कनेक्ट करते हैं। अब जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी तो ये लपेटा गया ना, ऐसे कुंडली क्वाइल बनी हुई है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में भी रखा गया है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही कुंडली रखी जाती है तो उस पर क्या लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है। और जब बल आघूर्ण लगता है तो बल आघूर्ण क्या करता है, इसको घुमाता है। यहाँ से एक जो है वो कनेक्ट रहता है, पॉइंटर, हम क्या कहते हैं, संसूचक, या फिर कुछ भी कर बोलते हैं, ऐसे उस पर रीडिंग बनी होती है, क्योंकि ये बताता है हमें धारा कितनी धारा है, मिली एम्पियर में होती है, मिली एम्पियर में। जब धारा इसमें प्रवाहित, देखो कार्य विधि तो नहीं लिखना है, हमने चित्र बना दिया। अभी हम सुग्राहिता बता देंगे कैसे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सुग्राहिता तक आने के लिए पहले हम समझ तो ले कैसे क्या क्या इसमें होता है। अगर कार्य विधि लिखना है आपको तो लिख सकते हैं, एक दो लाइन थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि टर्मिनल, जिस धारा को हमें, जहाँ पे धारा डिटेक्ट करनी होती है, संसूचित करनी होती है, जिस धारा को मापनी होती है, उस धारा को टर्मिनल T1 और T2 के बीच जोड़ते हैं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण इसमें बल आघूर्ण लगता है, और बल आघूर्ण लगेगा तो इसको घुमाएगा, और घुमाने के साथ क्या होता है, जब ये घूमता है तो इसमें जो है, इस तार में और स्प्रिंग में एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण वो होता है, जैसे मान लीजिए किसी धागे में, जैसे धागे में मान लीजिए मारकर धागे में बांध कर लटका दें इसे, तो इसको घुमाएंगे
फिर जब छोड़ेंगे तो ये पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करेगा कि नहीं? मतलब इसके जितना जिधर हम घुमा रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, जो कि छोड़ने पर पुनः इसको अपनी पूर्व स्थिति में लाता है। इसी बलाघूर्ण को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बलाघूर्ण, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, रिस्टोर करता है, फिर से अपनी स्थिति को रिस्टोर करता है। तो स्प्रिंग में और इसमें जो है रिस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। अब जैसे ये घूमेगा, यहीं से पॉइंटर कनेक्ट होता है, तो पॉइंटर भी अपना बताएगा। अब जब एक समय ऐसा आएगा, ऐसे ही घूमता जाएगा, और जितना ज़्यादा घुमाएँगे, हमें पता है जितना ज़्यादा घुमाएँगे उतना ज़्यादा टॉर्क जो है प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रत्यानयन बल और जो इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, बलाघूर्ण कितना उत्पन्न हो रहा था? इसको रफ कर दूँ मैं? इसको नोट कर लेना। बस इसी सिंबल को बताया गया है ना। घूमते-घूमते एक समय आएगा कि जब प्रत्यानयन प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण के, चुंबकीय बलाघूर्ण के जाएगा। यानी कि प्रत्यानयन बलाघूर्ण। अब प्रत्यानयन बलाघूर्ण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तार को 1 डिग्री घुमाने पर जितना जो बलाघूर्ण आता है उसको हम सी बोलते हैं। इसको एक नाम दिया गया है सी, इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल नियतांक। ठीक है, 2 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। 3 डिग्री पर हो जाएगा 3c। ऐसे 5 डिग्री मान लो घुमा दिया हमने, ये कितना हो जाएगा? 5c। कितना प्रत्यानयन? ये घुमाने का गुणन कोण है, और ये है प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल। ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि ये सब नहीं पूछा गया, लेकिन सुग्राह्यता ठीक से समझने के लिए आपको इतनी चीज आनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए, मैं जो है इस क्वेश्चन में पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारामापी पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये 5 डिग्री घुमाने पर 5c इसमें प्रत्यानयन बलाघूर्ण आएगा। तो जब दोनों बराबर होंगे तो हमने माना 5 डिग्री पर दोनों बलाघूर्ण बराबर हो जा रहे हैं। ऐसे घुमाते रहें, घुमाते ही जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें जो बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है ये चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ज्यादा इसमें उत्पन्न होगा, तो घुमाते घुमाते एक समय पे बराबर हो गए। तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण उस समय हमने माना क्या है? 5c है, और चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? NIAB साइन थीटा। यहां से ध्यान से देखिए, आई निकालते हैं, आई की वैल्यू। आई क्या हो जाता है? 5c, 5c अपान क्या हो जाएगा? NAB साइन थीटा। 5c, ये NAB साइन थीटा नीचे आ जाएगा, NAB साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फाई तो एक टी कांस्टेंट है ही, टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, फेरों की संख्या कांस्टेंट है, क्षेत्रफल कुंडली का बांध दिया गया कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि हमने एक्चुअल चुंबक लिया है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट है। साइन थीटा घूम रहा है, थीटा तो बदलेगा ना, तो अभी के लिए ये हम बोल सकते हैं कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट को हटा दीजिए बस, फाई अपान साइन थीटा। ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई अपान साइन थीटा। फाई क्या है? कितना एंगल ये घूम रहा है। अब साइन थीटा को फिक्स करने के लिए क्या किया गया? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, जो हमने पढ़ा था पहले, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाया गया? एक तो नर्म लोहे की क्रोड ली गई। नर्म लोहे की क्रोड से क्या फायदा हुआ कि जो इसके इधर उधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहे थे, वो नर्म लोहा अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रबल चुंबकीय, क्या बोलते हैं, प्रबल चुंबकीय पदार्थ है ना, तो ये सारे चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर खींच लेता है। और इस पर ये जो सिलिंड्रिकल लिया गया, सिलिंड्रिकल लेने से ये फायदा है कि कुछ जो चुंबकीय क्षेत्र है इससे बिल्कुल ऐसे इस तरीके से जाती हैं तार। मान लो, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने में बहुत कंफ्यूजन होती है। मान लीजिए ये ऐसे एक मैं बाहर बना रहा हूँ, इसमें से एक कुंडली ऐसे बाहर बना रहा हूँ, ऐसे लपेटा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है तार के इसी तल में ऐसे जा रही है, ऐसे तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ वाली ऐसे जा रही होगी, यहाँ वाली ऐसे जा रही होगी, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कौन करता है? जो बिल्कुल उसके तार में से होकर जाती है, तार के तल में। ये मान लीजिए अगर ऐसे मेरा ये तार का तल है, ठीक है, कुंडली का तल है, तो इसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होकर गुजरेंगी वही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें उन्हीं को लेना है। तो वो जब उसके तल के चाहे चाहे तो ये बोलो, ये जो क्षेत्रफल है उससे लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र, ये बाहर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र तल इसके क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो गया, या फिर तल की दिशा में है,
ध्यान से सुनिएगा। चाहे हम चुंबकीय अगर क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो उसके लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र, या फिर अगर कुंडली के क्षेत्रफल का तल लेंगे तो उसी तल में है, मतलब समांतर है तल के, तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होने से क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र पर देने पर क्या ऐसी व्यवस्था की जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो जाती है। तो इस थीटा 90 डिग्री हो जाता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 जो होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, फाई के। यहां से समझिएगा, मतलब यहां से हमें ये समझ में आया कि जितना ज्यादा घूमेगा उतनी ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा ये घूमेगा कुंडली। फाई क्या था, कितनी डिग्री घूम रहा है, तो जितना ज्यादा धारा उत्पन्न होगा उतना ज्यादा घूमेगा, और उतना ज्यादा घूमने से पॉइंटर हमें उतनी ज्यादा धारा बताएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सब व्यवस्था करके नापा जाता है इसे। अब आते हैं हम फिर से, मैं सुग्राहिता, ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो ये हो गई कार्यविधि पूरा, कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का मतलब जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे हम उस कुंडली में उतनी ज्यादा इसमें ये कुंडली घूमेगी, और जितनी ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा ये पॉइंटर घूमेगा। तो इसी से हमें पता चलेगा कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। मेजर करने का ये तरीका है। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइव सी अपान एन ए बी साइन थीटा। अब जो है इसको रब कर दें, बस इतना। हमें सुग्राहिता बतानी है ना, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो हो गई कार्यविधि, इसकी हमने फिगर भी बना दिया, कार्यविधि भी समझा दिया। अब सुग्राहिता क्या, सुग्राहिता क्या होती है, सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी। कोई यंत्र जो है कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे आप समझ लीजिए ये काम क्या कर रहा है, धारा प्रवाहित होने पर घुमा रहा है इसको, मतलब इतनी कम धारा में कितना ज्यादा घुमा दे तो हम बोलेंगे जितने कम धारा में जितनी ज्यादा घुमा दे उसी को हम बोलेंगे ये ज्यादा सुग्राहित है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कम धारा में अगर ज्यादा घुमा रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सुग्राहिता का फॉर्मूला चाहे आप याद कर लीजिए या फिर ऐसे बोलिए, ये होता है आई बाई आई, या फिर ऐसे बोलें कि यूनिट करंट में, एक एकांक धारा में, 1 एम्पियर की धारा में कितना ये घूम रहा है, कितना घूम रहा है उसी को हम बोलेंगे सुग्राहिता। अगर धारा को 1 एम्पियर ले लें तो ये सुग्राहिता बराबर फाई के, कितना घूम रहा है वो हो जाएगा। तो फाई बटे आई करना है तो यहां से निकालिए, ध्यान से देखिए, आई को इधर ले आएंगे बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो फाई बटे आई, आई इधर चला जाएगा, फाई बटे आई हो जाएगा, और एन ए बी। अब साइन थीटा हटा देते हैं, साइन थीटा को कितना रख देंगे, साइन 90 रख देंगे, थीटा को 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा, तो एन ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आ गई सुग्राहिता आपकी, एन ए बी बाई सी, इसी को कहते हैं सुग्राहिता। अब सुग्राहिता को बढ़ाने की बात करें, वैसे सुग्राहिता दो तरह की होती है, एक धारा सुग्राहिता होती है, एक विभव सुग्राहिता, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ धारा सुग्राहिता है, तो हम इसी की बात, फाइव बटे आई, अगर ये फाइव बी करें, वोल्टेज निकालें, फिर बी बाई इसका रेजिस्टेंस वगैरह लेके तो हम विभव सुग्राहिता भी निकाल सकते हैं। कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आप यहाँ से देखिए, सुग्राहिता जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फेरों की संख्या की, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, यानी कि जितने ज्यादा फेरे इसमें रहेंगे उतनी ज्यादा सुग्राहिता रहेगी। फेरों की संख्या बढ़ा लीजिए, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर भी सुग्राहिता बढ़ेगी। इनसे क्या होगी, इन तीनों को बढ़ाने पर सुग्राहिता बढ़ेगी, सुग्राहिता बढ़ेगी। तीन तरीके हो गए, कौन कौन से, कि आप फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दीजिए। ठीक है, चीज क्या है, सी टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट जो था सी बढ़ाने, ये पदार्थ पे डिपेंड करता है, किसी पदार्थ में ज्यादा आएगा घुमाने पर, किसी पदार्थ में कम आएगा। तो एक फास्फोरस ब्रांच करके होता है एक मेटल, कुछ मेटल है, फिक्स मेटल है, अगर उनको हम यूज करें तो उसका सी बहुत कम आता है, तो अगर सी जितना कम होगा सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी, तो सी को घटा के सुग्राहिता सी कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सुग्राहिता बढ़ेगी। इनको आप लाइन वाइज लिख लीजिए, सुग्राहिता बढ़ेगी। तो जब एन ए बी बढ़ेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी, सी घटेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए कुछ फिक्स मेटल होते हैं, उनको यूज किया, उनके उस मेटल के तार को यूज किया जाता है, तब जाके सुग्राहिता बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज के दो चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, क्या होगा, इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। मार्क। सबसे पहले शिखर मान को हम लिखते हैं आई नॉट से, पता होगा 14.14 एम्पियर और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ से 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दी गई है ना। तो अगर हमें समीकरण लिखना है, समीकरण क्या होता है, धारा का समीकरण आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, अब समीकरण लिख दीजिए आप, आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू है 14.14 और साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100 पाई साइन 100 पाई टी। तो ये हो गया आपका समीकरण। अब इसका कह रहा है इसके दो चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। तो धारा समय ग्राफ कैसे बनता है, वाई एक्सिस पे हम करंट को दिखाते हैं और इस पे समय की धारा, इधर हो गया धारा एम्पियर में, धारा एम्पियर में और समय हो जाएगा समय सेकेंड में। साइन का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता होगा, दो चक्र, देखिए यहाँ जीरो से शुरू होता है, 2 पाई पर एक चक्र हो जाता है, 2 पाई प्लस फिर 4 पाई पर, तो एक चक्र कंप्लीट हुआ, एक चक्कर पूरा, फिर यहाँ से एक चक्कर और लेंगे, तो ये दो चक्कर का धारा समय ग्राफ बन गया। ये जो वैल्यू लिख दीजिए आपको, इधर ऊपर प्लस होता है प्लस 14 पॉइंट, अधिकतम धारा यहीं पे है ना, अधिकतम कितना है आई नॉट, अधिकतम धारा दिया 14.14 एम्पियर, 14.14 एम्पियर, ये मैक्सिमम इधर वाला जो है माइनस में हो जाएगा, माइनस 14.14 एम्पियर। ये तो पार्ट हो गया ग्राफ वाला। अब ग्राफ की बात करें, धारा का वर्गमाध्य मूल्य ज्ञात कीजिए, धारा का वर्गमाध्य मूल्य, तो वर्गमाध्य मूल वी आर आई आर एम एस, सीधा सीधा बोले आई आर एम एस वैल्यू। आई आर एम एस क्या होता है वी नॉट बाई, सॉरी आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट दिया गया है, आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है 14.14 अपॉन रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, वैल्यू ऐसी दी गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10 से किया और नीचे 10 से किया, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, 10 से ऊपर किया, 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे दो डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ दो अंक पे आ जाए, दो डिजिट पे यहाँ है, दो डिजिट पे यहाँ आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले 10 को रहने दो ऐसे, 14.14 इंटू 10 ऐसे रहने दो, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा, ये करके देख लेना अपना, 14.14 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, बाकी आप अगर कैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं ये तरीका सबसे आसान है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 एम्पियर आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा पार्ट ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें हमें लेनी पड़ेगी हेल्प क्वेश्चन की, आई इक्वल टू 14.14 साइन 100 पाई टी, ये क्वेश्चन हमने बनाया था। अब ये शिखर मान क्या होता है, शिखर मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, साइन पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे कि नहीं, अगर थीटा होता है साइन थीटा पे डिपेंड करती है, साइन थीटा अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, ये वाली वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम कितनी होती है साइन थीटा कितना होता है मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन इसका मतलब आई बिकम्स आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम कब, जब साइन 100 पाई टी ये वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए, बताओ 1 होगा कि नहीं, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अब 1 पे थीटा कितना होता है, ये थीटा है ना, थीटा की जगह पे ये है 100 पाई टी, तो 100 पाई टी कब कितना हो जाए पाई बाई टू, 90 डिग्री पर 1 होता है, यानी कि थीटा 90 रखें, 90 का मतलब पाई बाई टू, थीटा है
वन वैल्यू होनी चाहिए, 90 पे होता है, तो पाई से पाई कैंसिल, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 1/2 इंटू 100 200 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। ध्यान से देखिए, अगर इसको डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर जो है 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर एक जीरो बढ़ा के 1000 कर देंगे, 200 पंचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 0.005 ये आ जाएगा सेकंड में। चाहे इतना ही रहने दीजिए, या फिर अगर इसको करना चाहते हैं 5 इधर 3 डिजिट राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। डेसिमल चेंज करना, ये 10 की पावर मैनेज करना आता है ना आपको, 10⁻³ सेकंड, 5 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, तो ये सर्कल कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा अथवा वाला पार्ट। इसमें दो पार्ट थे, खा में तो अथवा वाला पार्ट। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम ई नॉट बराबर 150 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति न्यू 50 मेगा हर्ट्ज है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट और कोणीय आवृत्ति ओमेगा और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा। तो इसमें देखो, इस चैप्टर से जब भी न्यूमेरिकल का भी है, या तो क्या क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले में, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, विस्थापन धारा क्या होता है, या फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए सीधे सीधे आपको फार्मूले याद रखने होते हैं। फार्मूले का डेरिवेशन आप अभी शायद पता नहीं आपको कराया गया है नहीं, वैसे सिलेबस में डेरिवेशन तुम्हारे है नहीं, कराया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन फार्मूले याद रखना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, ई नॉट, पहला फार्मूला ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी। पहला हम क्या निकालने जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट क्या होता है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम, और बी नॉट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, और सी होता है, क्या है, प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये वैल्यू सबको पता होगी। तो बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी नॉट बराबर, बी नॉट इधर है, सी इधर आएगा, ई नॉट बाई सी। ई नॉट वी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम मान, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। जैसे आई नॉट वी नॉट होता था प्रत्यावर्ती धारा में, आई नॉट क्या होता है, शिखर मान, अधिकतम मान। वैसे वी नॉट होता था शिखर वोल्टेज, शिखर विभव। तो वैसे यहाँ पे ई नॉट और बी नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम वैल्यू। तो ई नॉट की वैल्यू दी गई है 150 अपॉन सी, 3 × 10⁸, है ना। सॉल्व कर लीजिए इसे, 3×5 = 15, 50 हो जाएगा, 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁸ कितना हो जाएगा, -8, 50 × 10⁸ 60, और इसको आप कर दीजिए जीरो को, और 1 कर दीजिए, -7 हो जाएगा, 5 × 10⁸। तो क्या होगा, टेस्ला, ये क्षेत्र है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होगा, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो भी रखना हो। तो सॉल्व करना आता है ना, 5 × 10 का 10⁸ -8 + 1 तो -7 हो गया। पहला पार्ट खत्म होता है, बस छोटे से फार्मूले पे लगे, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, तो ओमेगा बताओ, ये पूछ लिया है, कितने दिन से, ये बचपन से पढ़ रहे हो। ओमेगा इक्वल टू 2πf, बचपन से मतलब क्या, 11th में वेव वाला पार्ट पढ़ा होगा ना, 2πf। तो 2πf, 2 × पाई की वैल्यू 3.14, और एफ की वैल्यू कितनी है, 50 मेगा हर्ट्ज है। ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज नहीं है, मेगा हर्ट्ज है। मेगा का मतलब होता है 10⁶, इसको हर्ट्ज में लिखेंगे हम, 50 × 10⁶। चाहो तो कहीं पे लिख लो, न्यू दिया है आपको। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को इसने आवृत्ति को न्यू से लिखा है, तो मैं तो एफ से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2π न्यू, 2π एफ लिखो, 2π न्यू। तो ये 50 मेगा हर्ट्ज है, और इसको मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करूंगा तो 50 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि एसआई यूनिट में सारी वैल्यू रखेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा इसे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 100 × 3.14, यानी कि 2 जीरो है, 2 दशमलव खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे करिए, हाँ ठीक है, 3.14 इसको रहने दो, 50 दूनी 100, 100 कर लो इसको, और 10⁶, ये कितना हो जाएगा, हाँ 100 का मतलब क्या हुआ, 10⁵2, और ये 10⁵6, 6 2 8 हो जाएगा, 3.14 × 10⁸ 8,
क्या है, कोणीय आवृत्ति है, तो कोणीय आवृत्ति का क्या होगा, रेडियन, मात्रक क्या होता है इसका, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, कोणीय आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तरंग दैर्घ्य। तो इसमें भी सीधा फार्मूला आपने पता होगा, पढ़ा होगा, वेग और तरंग दैर्घ्य में v बराबर एफ लैम्डा, ये फार्मूला पढ़ा है, या फिर अगर आपने फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा है तो न्यू लैम्डा कर दो। ये अंतर समझना, ये वेग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, प्रकाश की वेग के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर, तो यहाँ पर हम सी लिख दे रहे हैं, इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति दिया है 50 × 10⁻⁶, तो 3 × 10⁸ ये हो गया प्रकाश की चाल। और न्यू आवृत्ति कितनी दी गई है, 50 × 10⁶। डिवाइड कर दीजिए, ये देखो, ये हो गया एक जीरो यहाँ करें, 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा। तो ये 5 × 10 लिखोगे, 10⁻1 प्लस 10⁻6, तो 10⁻7 हो गया। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, इसको मैं लिख दें 3/5 × 10⁻7, ऊपर जाएगा, -7 बनेगा, 8 - 7 10⁻1 यानी कि 10। समझ में आया कि नहीं, फिर से कर लो। चलो इसको ऐसे रहने 3/50। अच्छा ये बताओ, 10⁻6 ऊपर जाएगा, 8 - 6 2 बचेगा, 10⁻2। अब तो समझ में आया। 3 में 50 से भाग कर लो, 3 में 50 से भाग करोगे, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ा के करो, 300 करोगे, तो 50/300, सॉरी 300/50, तो 50 × 6 = 300, गुणे 10⁻2, 10⁻2 का मतलब 100, 100 से गुणा करेंगे 0.06 में, क्या आ जाएगा 6। सारी वैल्यू एसआई यूनिट में रखा है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर ना, 6 मीटर आंसर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे भी देखो, फार्मूला यही है, हमने वैल्यू रख दिया है, जैसे तुम सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो, कोई भी तरीका अपनाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का गा, विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण लिखिए। विस्थापन धारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, इसको हम किससे लिखते हैं, याद हो तो आई डी से, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्या होता है, देखो अगर ये कभी लॉन्ग आंसर में मिला 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो मैं इसको डिटेल में, जो मैक्सवेल ने संधारित्र पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था, समझाया था, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ढंग से। लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ और संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो विस्थापन धारा क्या होता है, अगर किसी माध्यम में, कहीं पर कोई माध्यम में, किसी स्पेस में, किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो, सॉरी वैद्युत क्षेत्र बदल रहा हो, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर, यदि किसी माध्यम में, लिख लीजिए, यदि किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र बदल रहा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये मैक्सवेल ने प्रूव करके दिखाया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके वहां पे कंपास वम्पास रख के दिखाया कि यहाँ देखो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किसके कारण होता है, अभी तक हमने इसके पहले पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र या तो तुम्हारे पास कोई चुंबक हो, जो फिक्स मैग्नेट चुंबक जो हम यूज करते हैं, चुंबक हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, या तो वैद्युत धारा के कारण। तो अगर कहीं पर स्पेस में वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये माना गया कि वहां पे एक धारा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, लोगों को यही समझ में आता था कि धारा से ही उत्पन्न हो सकता है। तो मैक्सवेल ने माना कि वहां पे एक धारा है, उसी धारा को क्या बोल दिया, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखा जाए विस्थापन धारा की, तो किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के बदलने से उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। लिख लीजिए, किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के बदलने से उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आई डी इक्व टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो पता होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता, डी फाई, फाई ई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ये बताती है हमें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। और अगर ये कहाँ से आया है, ये मन में डाउट हो रहा, तो आपने गॉस का नियम पढ़ा होगा,
आई ई वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का नियम। गॉस का नियम पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, वैद्युत क्षेत्र के बदलने से वैद्युत क्षेत्र बदल रहा हो तो अगर हम बदलने को लिखते हैं, परिवर्तन की दर निकालें डी फाई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी बचेगा। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आवेश परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ये होती है वैद्युत धारा। यहाँ पे जो वैद्युत धारा बनेगी उसके हम क्या नाम देंगे, आई डी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के बदलने से धारा उत्पन्न हो रही है तो इसको कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये यहाँ से आया विस्थापन धारा की वैल्यू। अब एम्पियर का नियम क्या था, पहले एम्पियर का नियम, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये था एम्पियर का नियम, इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई यहाँ पे जो था कंडक्शन करंट उसे बोलते हैं, चालन धारा आईसी से लिखते हैं। जब संशोधित एम्पियर का नियम क्या हो जाएगा, संशोधित एम्पियर का नियम, संशोधित में क्या किया गया, ये विस्थापन धारा नहीं बता रहे थे, ये वहां पे धारा नहीं बता पाए, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जहां पे कोई धारा ही ना हो वहां भी चुंबकीय क्षेत्र, जैसे संधारित्र के प्लेट के बीच में, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र था प्लेट के बीच में, यहाँ तो कोई धारा नहीं जा रही थी, तो यहाँ के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। तो अब क्या हो गया, संशोधित एम्पियर समीकरण बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। यहाँ पे आई सी क्या है, चालन धारा कहते हैं, जो नॉर्मली धारा हम लोग यूज करते हैं, जो करंट जो तार में फ्लो होता है उसे यहाँ पे बोला गया है चालन धारा। आई डी क्या होती है, विस्थापन धारा की वैल्यू रख दो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी को आई से लिखते हैं, जो नॉर्मल करंट हम कन्वेंशनल करंट यूज करते हैं, आई डी की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई टी। ये तुम्हारा हो गया पूरा एम्पियर का संशोधित समीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का घ। कह रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, कोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डेरिवेशन क्या इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो पहले जो लिखने वाली चीज है वो आप लिख लीजिएगा। प्रकाश क्या होता है, जो नॉर्मल प्रकाश होता है जिसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकाश को आपको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होकर गति कर रहे होते हैं। अब जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो तल में सभी दिशाओं में समान रूप से वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा होता है, गति नहीं बोलेंगे, कंपन होता है, वाइब्रेट करता है ना, कम ज्यादा देखा होगा इस तरीके से। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का घटक। तो वैद्युत क्षेत्र के घटक अगर सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहे हैं तो उस प्रकाश को हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। हमसे क्या पूछा है, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अगर कहीं पे हम कोई ऐसा कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे जो वैद्युत क्षेत्र का घटक है वो एक ही दिशा में हो जाए, एक ही दिशा में हो जाए, एक ही दिशा में कंपन करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। प्रकाश क्या है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है कंपन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से लंबवत कंपन करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में देखा होगा, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं। अब हमें ये ध्रुवण के लिए कौन सा घटक यूज करते हैं, उसका वैद्युत क्षेत्र वाले के बारे में चर्चा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैद्युत क्षेत्र जो है अगर सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहा है तो उसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। अगर कोई प्रकाश ऐसा है हमारे पास, मान लीजिए अभी कैसे मिलेगा वो पता चलेगा, लेकिन अगर एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र का घटक एक ही दिशा में कंपन कर रहा है तो उस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया।
अब समतल ध्रुवित कैसे हम पहचान करेंगे? साधारण प्रकाश, साधारण का मतलब क्या है? अध्रुवित प्रकाश। यहाँ पे जो लिखा है साधारण प्रकाश, साधारण मतलब कोई पोलराइड वगैरह यूज नहीं किया गया है, तो उसे अध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। इसको रफ कर दूं मैं। समतल ध्रुवित प्रकाश आपको समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि जब प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में कंपन कर रहा हो तो उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। पोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक प्रकाश। तो मान लीजिए हमारे पास साधारण प्रकाश है। पोलराइड क्या होता है? पोलराइड, पोलराइड पढ़ा है आपने? ये हो गया, ये साधारण प्रकाश हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए एक पोलराइड है। पोलराइड क्या होता है? ये एक लंबी अणुओं की श्रृंखला से जो है कुछ विशेष अणु होते हैं उनसे बनाई जाती है, जो कि उसके अणुओं के समांतर जो प्रकाश आता है उनको निकलने देते हैं, और जो उनके थोड़ा सा कुछ एंगल पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उनको निकलने नहीं देते। तो इनसे जो प्रकाश मिलता है वो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। ये पोलराइड हो गया। अब इससे जब अध्रुवित प्रकाश जो है, अध्रुवित प्रकाश जब इससे गुजरेगा, प्रकाश फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अध्रुवित प्रकाश जब इससे गुजरता है तो यहाँ से कौन सी जो इसके समांतर रहेंगी उनको पास होने देगा। या फिर अगर मेलर्स लॉ पढ़ा है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी तीव्रता के बारे में, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे प्रकाश मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तीव्रता कुछ होती है, वैसे तीव्रता यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू हो जाती है। कैसे हो जाती है? आधी रह जाती है। अभी इस पर चर्चा मत कीजिए, बस इसको याद करिए कि यहाँ से जब गुजरती है तीव्रता, आधा ऐसे समझिए, आधा प्रकाश जाने देता है, आधा प्रकाश नहीं। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कुछ बहुत कम प्रकाश यहाँ से गुजर रहा होगा। आधा कैसे गुजर रहा होगा? अगर यहाँ पे तीव्रता है आई नॉट, यहाँ आधा कैसे गुजर जाएगा? कुछ ही प्रकाश होंगे जो इस दिशा में होंगे समांतर, लेकिन इनका एक कंपोनेंट भी होता है। जैसे मान लो ये वाला है, तो इसका आई नॉट कॉस थीटा भी निकलता है, इसका आई नॉट कॉस थीटा, सबका जो मेलस लॉ पढ़ा है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये तीव्रता होती है जो यहाँ पे पोलराइड से पास होकर निकलती है। तो ओवरऑल इसकी तीव्रता आई नॉट बाई टू आती है, ठीक है। अब अगर इस हम चेक कैसे करेंगे? ये तो हमारा सेटअप हो गया, सेटअप हो गया। अगर इसको हम घुमाएं, इस पोलराइड को ऐसे घुमाएं, तो अगर यहाँ से देखिए सभी दिशाओं में समान रूप से वैद्युत क्षेत्र है, तो किसी भी एंगल पर इसको रख देंगे, सब जगह पे यहाँ पे जो तीव्रता आएगी, देखिए डायरेक्शन भले बदल जाएगा। इसकी मान लीजिए अभी इस डायरेक्शन में है, तो कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी अंदर बाहर की तरफ, इस तरह से डॉट लगा दिया मैंने। डॉट का मतलब अंदर की तरफ ऐसे है। प्रकाश की जो वैद्युत क्षेत्र का घटक है वो इसकी तरफ है, जेड अक्ष में। अगर हम इसको घुमाएंगे तो प्रकाश, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा भले बदल जाएगी, लेकिन तीव्रता आई नॉट बाई टू ही रहेगी। यानी कि अगर यदि इसको घुमाने के, पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका मतलब इधर वाला जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यदि, तो लिख लीजिएगा, यदि पोलराइड को घुमाने पर, या फिर लिख लीजिए, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ ना, यदि पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो आने वाला प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश होता है, मतलब साधारण प्रकाश होता है। तो साधारण प्रकाश की पहचान ऐसे की जाएगी। दूसरा हमें कौन सा करना है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। आंशिक ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें मिल गया, यहीं पे कर दे रहा हूँ इसी में, या फिर यहाँ पे से बना दे रहे हैं। एक जगह पे हमने क्या किया, साधारण प्रकाश लिया, इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक पोलराइड लगाया, इस पोलराइड में दोनों तरह के प्रकाश आएंगे। मान लो कुछ थोड़ा सा किसी एंगल पे कर दिया है, तो दो दिशाओं में है, कुछ इस दिशा में है, कुछ इस दिशा में है, और जो है कुछ इस दिशा में है, इसके लंबवत। यहाँ से देखिए, इसमें प्रकाश दो दिशाओं में मिलता है, एक वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और एक जड़ है, एक वाई अक्ष पर है, एक जड़ अक्ष पर है। तो इसको हम बोलते हैं आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? आंशिक ध्रुवित। जब एक ही दिशा में होता है तो पूर्ण ध्रुवण या फिर ध्रुवित प्रकाश बोल देते हैं। जब दो या तीन दिशाओं में मिल जाता है तो उसको हम आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ये कौन सा हो गया? ये अध्रुवित हो गया, ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। और ये कौन सा हो गया? आंशिक ध्रुवित प्रकाश।
ध्रुवित। अब एक पोलराइड का यूज और करेंगे हम, यहाँ पे एक पोलराइड का और यूज करेंगे। क्या है? पोलराइड है। ध्यान से देखिए, जब बिल्कुल इसके समांतर है तो ये इनको जाने देगा, इन वालों को तो नहीं जाने देगा, ये 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पे कुछ तीव्रता मिलेगी। मान लीजिए ए डैश में, जब हम इसको घुमाना शुरू करेंगे, घुमाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। जैसे ही इसके अ, इस वाले की दिशा में देखिए कम होता जाएगा। अभी यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, अधिकतम तीव्रता यहाँ पे मिल रही है। फिर जैसे हम इसको घुमाना शुरू करेंगे, तीव्रता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर जब इस दिशा में आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ये भी ऐसे है मान लो, तो फिर जब ये ऐसे हो जाएगा, घुमाते घुमाते ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, तो भी मैक्सिमम मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रकाश इस दिशा में है तो इन सबको पास करने देगा ये। अरे जब ये ऐसे है तो इस वाले को, जो वाई अक्ष में प्रकाश वैद्युत क्षेत्र है, उसको पास होने दे रहा है। जब ये ऐसे हो गया 90 डिग्री पर, तो जो जेड अक्ष में है उनको पास होने दे रहा है। तो मतलब 2 बार तो अधिकतम मिलेगा, 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 दिशाओं में है, कोई न कोई थीटा एंगल बनेगा और आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से कुछ न कुछ प्रकाश इसमें से गुजरेगा। ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे? यदि पोलराइड, दूसरे वाले पोलराइड को, ये पोलराइड 1 दे दीजिए, P1 बोल दीजिए, और इसको P2 बोल दीजिए। यदि P2 को घुमाने पर, P2 को आप चाहें तो डायरेक्ट इतना प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश लेके एक ही पोलराइड ले लें, इसको ना लें, लेकिन सही तरीका मुझे यही लगता है। तो अगर पी देखेंगे दूसरे पोलराइड P2 को घुमाने पर 2 बार तीव्रता अधिकतम मिलती है, तथा शून्य नहीं मिलती, कभी कभी 0 नहीं होती है तीव्रता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। तो आने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। एक बार इस पर मैक्सिमम मिलेगी, जब ये वाला जेड अक्ष में पहुंच जाएगा तो जेड अक्ष वाले पे मैक्सिमम मिलेगी, बाकी 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? आई नॉट इक्वल टू 0, 0 कभी नहीं मिलेगा अगर आंशिक ध्रुवित है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा हमें कौन सा परीक्षण करना है? पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की। पूर्ण ध्रुवित का प्रकाश का मतलब क्या है? या तो डायरेक्ट आप पूर्ण ध्रुवित प्रकाश ही ले लो, या तो फिर यहीं से करो। चलो पूर्ण ध्रुवित इस बार डायरेक्ट पूरा ले ले रहे हैं। दिख रहा है यहाँ तक? रफ कर दें बस। मान लीजिए हमारे पास ऐसे पूर्ण ध्रुवित प्रकाश है, एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे हमने पोलराइड लगाया, तक दिख रहा है ना? पोलराइड लगाया यहाँ तक। अब इससे क्या होगा? अगर ये इस तरह से है, इसके समांतर है, बिल्कुल पोलराइड के समांतर है वैद्युत क्षेत्र, तो पूरा पूरा पास होने देगा, पूरा पूरा पास होने देगा। तो इसका मतलब जितनी तीव्रता यहाँ है, अगर यहाँ आई नॉट है तो यहाँ भी तीव्रता आई नॉट हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सारा का सारा प्रकाश एक ही दिशा में था और वो पूरा पूरा यहाँ से पास हो गया। तो यहाँ पे जो प्रकाश था वो कैसा है? समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित। ठीक है? जब ये पोलराइड को हम 90 डिग्री घुमा देंगे, 90 डिग्री तो इसके बिल्कुल लंबवत हो जाएगा, तो ये किसी को भी पास नहीं होने देगा, यानी कि तीव्रता हो जाएगी 0। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसको 90 डिग्री घुमा देंगे। क्या है थीटा? घुमाने वाला कोण है, इसे मान लेंगे। जब इसको थीटा मतलब पोलराइड को 90 डिग्री घुमा देंगे, तब इसमें तीव्रता 0 आ जाएगी, आई बराबर 0। हमें यहाँ पहचान हो जाएगी कि जो प्रकाश आ रहा था वो कैसा था? समतल ध्रुवित प्रकाश था। ठीक है? तो इसमें अगर लिखना चाहेंगे तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? यदि पोलराइड को 90 डिग्री घुमाने पर तीव्रता 0 हो जाती है, तीव्रता 0 हो जाती है, तो इसका मतलब जो इधर प्रकाश था वो समतल ध्रुवित था। तीव्रता अगर समतल ध्रुवित नहीं होता, एक ही दिशा में नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर होता, तो 90 डिग्री करने पर किसी एक का कंपोनेंट और पास होता तो तीव्रता 0 नहीं होती। अगर मान लीजिए ये सब पूरा ऐसे है, ध्यान से देखिए, ये प्रकाश है ये वाला, और ये पोलराइड है, तो ये मान लीजिए पूरा पूरा पास हो रहा है, इधर आ रहा है, तो तीव्रता जितनी यहाँ है उतनी यहाँ। अब अगर इसको हमने ऐसे कर दिया तो ये इसको पास नहीं होता, मतलब 90 डिग्री हो जाता है कोण, तो इसको पास नहीं होता, इधर तीव्रता 0 हो जाती है। अगर कोई ये समतल ध्रुवित ना होता प्रकाश, अगर ये समतल ध्रुवित ना होता, कुछ मान लो ऐसे होता,
तो इसका cos थीटा जो वाला कंपोनेंट आता तो कुछ ना कुछ इसमें से पास होता। 90 डिग्री होने पर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तीव्रता चाहे जरा से भी मतलब बहुत कम आती, लेकिन आती। तो हम ये समझ जाते कि ये समतल ध्रुवित नहीं था, लेकिन तीव्रता बिल्कुल जीरो हो जा रही है, मतलब ये एक ही दिशा में था, इसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं था। जब एक ही दिशा में है तो इसी को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तीनों पॉइंट बना के आप लिख देंगे, एक लाइन इसमें, एक लाइन इसमें, एक लाइन इसमें, जो बोला है मैंने वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का अंक, लास्ट पार्ट है ये। सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन दिया है एक 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, आइंस्टीन का समीकरण आपने प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ा होगा। ई मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है, कितना होता है? अरे ई -5, ये पढ़ा हो आपने। अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती किसकी है? ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकलते हैं। ई किसका होता है? जो आपतित प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा होती है। कार्यफलन मेटल के लिए, धातु के लिए डिसाइड होता है। तो धातु का कार्यफलन, हीलियम धातु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसकी ऊर्जा लिखनी होगी कि ई मैक्सिमम, इसी की वैल्यू निकालनी है सीधा, कुछ इधर उधर भी नहीं करना है। तो अगर तरंगदैर्घ्य दिया है तो ऊर्जा को हम लिखते हैं एस सी बाई लैम्डा सी, -5 तो दिया ही गया है। अब ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो हम जूल में निकालेंगे, इसलिए सारी कैलकुलेशन हमें एसआई यूनिट में करनी है। ये एंगस्ट्रॉम एसआई यूनिट नहीं है, तो लैम्डा को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। 3300 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 3300 गुणे 10 की घात -10, ऐसे ही रहने दीजिए 3300 भी। ठीक है, अ, ये जो सीजियम का कार्यफलन फाई है, चलो पहले ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं। इज टू क्या होता है? एस सी बाई लैम्डा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6.6, एच की वैल्यू रखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है ना, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन लैम्डा की वैल्यू 3300 गुणे 10 की घात माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर दो जीरो, मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 10 की घात 2 ये हुआ, और 10 की घात -10, तो 2 -10 ये हो जाएगा -8, -8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 16। ठीक है, 10 की पावर में एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब आप लोग कैसे करेंगे आप देख लीजिए। ये दो जीरो मतलब 10 की घात 2, यहाँ से हटाया 10 की घात 2 और 10 की घात -10, -10 प्लस 2 हो गया -8, -8 ऊपर गया तो 8 + 8 16 हो गया, -34 और +16 कितना हो जाएगा? 16, 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 10 की घात -18, ये तो होगा। क्या बचेगा? 6.6 अपॉन इंटू 3 अपॉन 33 इंटू हो जाएगा ये 10 की घात 18, 10 की घात -18 आएगा ना, 34 बेटा बेटा 24, 24 में 6 बेटा 18, ठीक। तो ये 10 की घात -18, 10 की पावर आप मैनेज हो गया। अब 6.6 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, नीचे बचा 33, तो 3 से इसको काटो 11, और 11 छक्के 66.6, ई बराबर कितना हो जाएगा? 3 से इसे काटा, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 11 छक्के 66, 1.1 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव लगाया। अब अगर इस दशमलव को इधर करना चाहें तो ये 0.6 इंटू आ गया 10 की पावर -18। अगर इसको 6 इंटू करें तो एक इसे बढ़ाया तो ये यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 10 की घात माइनस हो जाएगा 19, 6 गुणे 10 की घात -19। अब ये आ गया हमारा जूल। ई कैलकुलेट कर लिया हमने। देखो ई कैलकुलेट कर लें, फाई को जूल में कन्वर्ट कर लें, फाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, जूल में कर लें, बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। कितना आसान है ये। फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा? 16 9 144, 14 बचा, 16 21 16 14 कितना हो जाएगा? 30, 16 14 30, दो अंक पे दशमलव है, 3.04 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है,
सीधा सीधा वैल्यू रखिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है हमें। बस कैलकुलेशन हो चुकी है। ई की वैल्यू कितनी आई है, 6 × 10⁻−19, 6 × 10⁻−19 माइनस पाई की वैल्यू है 3.04 इंटू 10⁻⁻। काइनेटिक एनर्जी मैक्स 10⁻⁻19 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 6 - 3.04 घटाइए के ई मैक्स। ये तो घटाना आता होगा ना, 6.00 और 3.04, जोड़ना घटाना भी नहीं आता तो क्या करें। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 9 में से 0, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2, 2.96 इंटू 10⁻⁻19 क्या आ जाएगा, जूल। ऊर्जा है तो जूल में, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ किया नहीं हमने, क्या किया है, लैम्डा दिया था तो एस सी बाई लैम्डा लगा के तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया। एक फार्मूला होता है 1240 अपन लैम्डा इन नैनोमीटर में, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अगर हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, इसको सारी चीजें कैलकुलेट करो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। लास्ट में उसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल लेंगे। कि जैसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी चीजें करनी है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, चाहो तो ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, 1240 अपान लैम्डा, ये नैनोमीटर में रखते हैं, फिर ये जो आंसर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, तो इसको एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 10⁻⁹ में। 10 से गुणा कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा ये। तो आज यहीं तक रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन का, इसमें 6 क्वेश्चन था, अर्थों के 5 पार्ट होता है, अर्थों के 6 क्वेश्चन था, तो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब लॉन्ग आंसर वाले 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें 2-2 पार्ट होता है, तो ओवरऑल 8 क्वेश्चन बचा है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो 1 घंटे की वैसे लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, 57 मिनट की, तो फिर 2 घंटे की वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम 3 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तब तक करिए इसको।